नमस्कार सभी को। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आज मैं माइनर टेस्ट 2 लेके आई हूँ। ये जीके जीएस वाला पेपर है। ठीक है, इसमें आपके 100 प्रश्न होते हैं। 200 नंबर का अपना ये पेपर है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है और इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है। चलिए, तो अपने बिना टाइम वेस्ट किए पेपर शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको जहाँ व्याख्या की जरूरत है वहाँ व्याख्या भी करूंगी और बाकी अपन क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपको भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में परगनों में राजस्व वसूल का कार्य कौन करता था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, आमिल जो है वो अपने परगनों में राजस्व वसूल का कार्य करता था। ठीक है, आमिल। बाकी सारे भी अपन देख लेते हैं। हाकिम, तो हाकिम कौन होता था? ये परगने का सर्वे सर्वा था, जो परगने में शासकीय और न्याय संबंधी कार्य करता था। ठीक है, तो ये हाकिम क्या हो जाता? परगने का सर्वे सर्वा था और परगने में जो भी शासकीय या न्याय संबंधी जो कार्य है वो करता था। फिर आता है पोतदार, है ना। पोतदार ये कौन होता था? परगने का खजांची जो है उसको बोलते थे पोतदार। ठीक है, ये खजांची है ना, तो ये इसको पोतदार बोलते थे। फिर एक फौजदार भी आता था, परगने का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी था, जो पुलिस और सेना का अध्यक्ष होता था। परगने की सुरक्षा प्रबंध देखता था और थानेदार इसके अधीनस्थ था। तो ये जो है मैंने आपको परगने के सारे अधिकारी बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सेकंड, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, सही सुमेलित है या नहीं है ना। ये आप मतलब अच्छे से देखना, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि अपन क्वेश्चन नहीं सही से नहीं पढ़ते और इससे अपना आता हुआ आंसर भी गलत हो जाता है। ऐसे गोला लगा लिया करो मेरी तरह, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इजारा भूमि। मंदिर के पुजारियों व महंतों को दी जाने वाली भूमि जो है ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा। इजारा भूमि क्या होती है? इसे ठेका अथवा आंकबंदी के नाम से भी जाना जाता था। क्या इसको जो है, इस भूमि को ठेका या फिर आंकबंदी, है ना, आंकबंदी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अनुसार एक निश्चित परगना अथवा क्षेत्र से राजस्व वसूली का अधिकार सार्वजनिक नीलामी द्वारा उच्चतम बोली लगाने वाले को निश्चित अवधि के लिए दे दिया जाता था, है ना। इसमें क्या होता था कि एक जैसे ये क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र के लिए जो सबसे ज्यादा जो बोली लगाएगा, है ना, उच्चतम बोली जो लगाएगा, उसको एक निश्चित अवधि के लिए जो है राजस्व वसूली का कार्य दे दिया जाएगा। ये है इजारा भूमि। तो ये अपने तो ये तो गलत हो गया, इजारा भूमि, है ना। बाकी सारे भी देख लेते हैं। सांसन जागीर क्या है? जागीर जो राजा द्वारा चारणों को दी जाती थी। फिर है ये अलूफाती जागीर, राज परिवार की स्त्रियों को व्यय हेतु दी जाने वाली भूमि जो है। फिर है तनख्वाह जागीर, सैनिक सेवा के बदले दी जाने वाली जो भूमि है उसको तनख्वाह जागीर कहते हैं। और मंदिर के पुजारियों और महंतों को जो दी जाने वाली जो भूमि है उसको क्या कहते हैं अपन? एक मिनट, रेड कलर ले लेती हूँ मैं। उसको कहते हैं पुण्य उदक या भोग जागीर। क्या कहते हैं? ये जो है ना, मंदिर और पुजारी, इसको कहते हैं पुण्य उदक या फिर भोग जागीर। ठीक है, भोग भोग जागीर कहा जाता था। ठीक है, और इजारा भूमि मैंने आपको बता ही दी। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड, सामंत को प्राप्त वह विशेषाधिकार जिसमें महाराजा द्वारा ताजीम के समय सामंत के कंधे पर हाथ रखकर हाथ को सामंत की छाती तक ले जाया जाता था, इसे क्या कहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, हाथ कुरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, विद्रोह और आरंभ तिथि दे रखी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, नीमच में विद्रोह जो है ये अपना 13 जून गलत है। ये कब हुआ था? अपने 3 जून। ठीक है, नीमच में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ। बाकी सारे सही है, तो आप लोग आराम से देख लेना। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? अपने नसीराबाद में हुआ था, है ना, 28 मई को हुआ था। इसके बाद बाकी जगहों पे हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण थे। ठीक है, असफलता के कारण बताना है, तो इसमें अपने को कूट दे रखे हैं काफी सारे। ठीक है, अपन कारण देख लेते हैं। पहला, विद्रोह का असंगठित रूप। दूसरा, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। तीसरा, देसी राजाओं की अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति। और चौथा, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सारे ही कथन क्या है, सही है, ये सारे ही जो है क्रांति के कारण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 6। चार्ल्स मेटकॉफ ने सर्वप्रथम किस राज्य के साथ मित्रता और सहयोग संधि की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, करौली के साथ जो है सबसे पहले की थी इन्होंने। ठीक है, तो कब की थी ये? 9 नवंबर 1817 को। ठीक है, 9 नवंबर 1817 को जो है करौली राज्य के साथ मित्रता और सहयोग संधि कर ली। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ ने। उसके बाद जो है 26 दिसंबर 1817 में कोटा महाराव उमेद सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। ठीक है, करौली के बाद किसने की? कोटा ने की। इसके बाद फिर जोधपुर ने, उदयपुर ने, फिर इन्होंने काफी सारे सब मतलब करते गए ये सहयोग संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7। गोविंद गिरी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? ठीक है, गोविंद गिरी लिखा है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, इंग्लिश में देख लो, गोविंद गिरी जो है इनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, कंबोई में जो है इनकी मृत्यु हुई। थोड़ा इनका परिचय देख लेते हैं हम गोविंद गुरु जी का, कि इनकी जो जन्म तिथि है वो कब है? 20 दिसंबर 1858। ठीक है, 20 दिसंबर 1858 को इनका जन्म हुआ। फिर जन्म स्थान अगर पूछते हैं तो आपको बताना है बासिया या बेड़सा, है ना। बासिया या फिर बेड़सा जो है डूंगरपुर में है, वो इनका जन्म स्थान है। फिर बंजारा जो है परिवार में जन्म हुआ था इनका। गुरु है इनके, गुरु याद रखना है, राजगिरी। कौन है गुरु? राजगिरी जो है इनके गुरु हैं, जो कि बूंदी के, ठीक है, बूंदी के थे। फिर आता है पहले शिष्य कुरिया, है ना। पहले शिष्य कुरिया हो गया, प्रथम धूणी वगैरह, ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा। आप मेन मेन चीजें जो है याद रखिए। प्रमुख शिष्य अगर पूछ लेते हैं तो पूंजा धीरजी बताना है। गतिविधि केंद्र, इन्होंने जो इनका जो मेन केंद्र था वो क्या था? बेड़सा ही था, जहां इनका जन्म हुआ वही इनका केंद्र भी था। फिर इन्होंने सम सभा की स्थापना की। ठीक है, और भगत पंथ चलाया। मृत्यु जो है बता दिया मैंने, कंबोई गुजरात में हुई। ठीक है, ये गुजरात में है ये, और समाधि जो है वही कंबोई में है। और प्रसिद्ध जो गीत है इनका वो कौन सा है? अंग्रेजिया नी मानू रे नी मानू। ठीक है, अंग्रेजिया नी मानू रे नी मानू, मतलब अंग्रेजों मैं तो नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। ठीक है, चलिए तो ये सारे जो है हमने गोविंद गिरी के बारे में देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8। मेवाड़ पुकार में शामिल 21 मांगों में से महाराणा प्रताप ने किन मांगों को स्वीकार नहीं किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त तीनों जो है वो करेक्ट है। ठीक है, मोतीलाल तेजावत जो है उन्होंने महाराणा के समक्ष जो है वो अपने 21 सूत्री मांगे रखी। ठीक है, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेवाड़ की पुकार। इसमें से जो है 21 रखी थी, जिसमें 18 जो है वो तो उन्होंने मान ली थी, लेकिन 3 जो है वो नहीं मानी थी। वो 3 कौन सी थी? एक तो थी वन संपदा संबंधी मांग, दूसरी है सुअरों के आतंक से निवारण संबंधी मांग, और बैट बेगार से संबंधित मांग। ये तीनों जो है मांगे स्वीकार नहीं की उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 9। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, बंशीधर शर्मा जो है इनकी अध्यक्षता में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 10। किसान पंचायत के सरपंच जिन्होंने मेवाड़ दीवान के साथ मिलकर 1941 में बिजौलिया आंदोलन का पटाक्षेप करवाया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, किस्ना पटेल जो है वो करेक्ट है। 1941 में, है ना, 1941 में मेवाड़ के दीवान कौन? टी विजय राघवाचार्य। उन्होंने राजस्व मंत्री जो है वहां के मोहन सिंह मेहता जो है उनको बिजौलिया भेजा, और उसके बाद किसानों को उनकी शेष बची जो माल भूमि वापस मतलब सौंप कर सुलह की। मतलब दोनों में जो है समझौता हो गया, सुलह हो गया, है ना। इसमें जो है किसान पंचायत के सरपंच नेता अपने किस्ना पटेल और जो कार्यकर्ता गणपत लाल वर्मा है उनका भी अच्छा खासा योगदान था। ठीक है, बिचौलिया आंदोलन समाप्त कराने में। ठीक है, तो किस्ना पटेल और कौन आ जाएगा? गणपत लाल वर्मा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11। 1932 में मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, डॉक्टर मोहम्मद हादी जो है। ठीक है, मोहम्मद हादी के नेतृत्व में शुरू हुआ। ये कब हुआ? 1932 में हुआ,
है ना। तो इसमें नेतृत्वकर्ता एक तो मेन हो गया, मुख्य तो हो गए मोहम्मद हादी, और भी पूछ सकते हैं तो कौन हो जाएगा, यासीन खान, ठीक है, यासीन खान। और गुलाम भीख नारंग, कौन है, गुलाम भीख नारंग, नारंग, ठीक है। ये दो और जो है नेतृत्व करता है इनके अलावा, मोहम्मद हादी के अलावा, यासीन खान और गुलाम भीख नारंग। कारण क्या था मेव किसान आंदोलन का, कि भाई जंगली सुअरों का आतंक था वहां पे, है ना, और उच्च भूमि कर, इन दो की वजह से। और कुछ संगठन भी थे इसके, एक तो था अंजुमन खादिम उल इस्लाम, ठीक है, कौन सा, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जो कि मोहम्मद हादी ने ही स्थापित किया था, ठीक है, अंजुमन खादिम वाला। तो ये जो है ये सारे याद हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 12, कट्टाथल महिला सम्मेलन का आयोजन किस घटना के विरोध में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, सोतिया का बास दुर्व्यवहार जो है उसके विरोध में कट्टाथल महिला सम्मेलन हुआ। और अपने ये कब हुआ था, डेट भी अपने को याद रखनी है, ठीक है, 25 अप्रैल 1934 को, 25 अप्रैल 1934 को कटराथल गांव में जो है 10 महिलाओं ने भाग लिया इसमें। और क्या हुआ था, सोतिया का बास दुर्व्यवहार में वहां के जो ठाकुर मान सिंह जो है वहां पर उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, ठीक है। तो इस वजह से जो है 10,000 महिलाएं इकट्ठी होकर ये कटराथल नामक जगह पर आ गई और उन्होंने सम्मेलन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 13, वाल्टर कृत हितकारणी सभा के उद्देश्य थे। पहला, मृत्युभोज खर्च को नियंत्रित करना। दूसरा, राजपूतों के वैवाहिक खर्च को कम करना। तीसरा, विवाह की आयु का निर्धारण करना। और चौथा, छुआछूत को समाप्त करना। तो सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, 1, 2 और 3 जो है ये तीनों ही उसके उद्देश्य थे। चौथा वाला क्या है अपने गलत था, ठीक है, ये तीनों इसके उद्देश्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 14, त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, हरिभाऊ उपाध्याय जो है इसके संपादक थे। और ये पत्रिका कब की है, तो 1927 की है। इस पत्रिका में जो है गांधी जी के विचारों का प्रतिपादन होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15, असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व करता था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पंडित गौरीशंकर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्न में से मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बालकिशन पोद्दार जो है वो अपने करेक्ट है, ठीक है। तो 1920 में मारवाड़ सेवा संघ नाम से जो है जोधपुर की पहली राजनीतिक संस्था की स्थापना की गई, ठीक है। 1920 में इसकी स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष कौन थे, दुर्गा शंकर, और मंत्री कौन थे, प्रयागराज भंडारी, ठीक है। दुर्गा शंकर कौन थे, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये जो प्रयागराज भंडारी है ये इसके कौन थे, मंत्री थे। और बाकी इसके सदस्य भी थे, कौन कौन थे, सक्रिय कार्यता बोल दो या सदस्य बोल दो, जयनारायण व्यास थे, कानमल, भंवरलाल सर्राफ, गिरधारी लाल जैसलमेरिया, है ना, प्रयागराज भंडारी, ये सारे इसके सदस्य थे। और जो ये बाल किशन पोद्दार है ना, ये कौन थे, अपने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। बाल किशन पोद्दार, है ना, ये कौन थे, अपने अखिल भारतीय जो लोक परिषद थी उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। तो ये अलग हो जाएगा, बाकी सारे अपने करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब व किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1945 में की थी, अमृतलाल पायक ने, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 18, कोटा प्रजामंडल का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन, रामतलाई जो है वहां पे इसका दूसरा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित अभिन्न हरि ने की थी, ठीक है। किसने की थी, पंडित अभिन्न हरि ने। और ये कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था, 1940 में ही हुआ था। और रामतलाई में हुआ था, कोटा में ही है ये। और इसकी अध्यक्षता पंडित अभिन्न हरि ने की थी। पहला अधिवेशन जो है वो कब हुआ, तो 1939 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, ये मांगरोल में, ठीक है, मांगरोल में वो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो पंडित नैनूराम ने की थी।
तो ये मैंने सब बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 19, रंगलाल अग्रवाल, रामचंद्र सक्सेना, भंवरलाल शर्मा, मोतीलाल आदि का संबंध किस लोक परिषद से था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है, बूंदी राज्य लोक परिषद जो है अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20, एक निश्चित कूट भाषा में ये देखो ये लिखा हुआ है ना, जर्मिनेशन को ये इसको इसमें बदला है और ये एस्टेब्लिश्ड लिखा है, इसको जो है इसमें चेंज किया है, ठीक है, लिखा जाता है। तो मैथमेटिक्स को समान कूट भाषा में लिखा जाएगा, है ना। तो ये अपने आ गए हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपने हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और आराम से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, फिर देखो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। चलिए, और कोई डाउट भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अगले वीडियो में आपको उसका डाउट क्लियर कर दूंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21, एक निश्चित कोड भाषा में मुरली को ये कोड में लिखा गया है, श्याम को ये कूट में लिखा गया है, तो समान कूट भाषा में यूनिक कूट किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन जो है ये इसका कूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22, थोड़ा बहुत तो आप भी दिमाग लगाओ, है ना, सारे आंसर मैं बता दूंगी फिर क्या मतलब है, थोड़ा आप लगाओ दिमाग। निम्न में से असंगत को चुनिए, असंगत बताना है अपने को इसमें, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये अपने असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, यदि नाउ और नेवर को एक्स जब योग नेवर से दैट को ये उला जन यक और नाउ से दिस को उला जब तल कोडित किया जाता है, तो दिस और दैट को क्या लिखा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24, कोई निश्चित कूट भाषा में वाटर को 42 और रेस्ट को 12 लिखा जाता है, उस भाषा में अर्थ को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, अर्थ को क्या लिखा जाएगा अपने 10 लिखा जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 25, भिन्न समुच्चय को ज्ञात करो, ठीक है, भिन्न समुच्चय अपने को बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, 5, 9 और 99 जो है वो अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26, निम्नलिखित में से बेमेल पहचानिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये अपने क्या है बेमेल है, तो ये अपने करेक्ट है। यहाँ तीनों जो ये बाकी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार है ना, नोबेल ले लो, चाहे मैग्सेसे ले लो, कॉमनवेल्थ राइटर्स पुरस्कार ले लो, ये तीनों अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार है, जबकि ज्ञानपीठ जो है ये भारतीय स्तर का, इसलिए ये क्या अपने अलग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, एक थैली में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोट है, यदि उनकी संख्याओं का अनुपात 8, 20, 45 है, तो 50 रुपए के नोट की संख्या कितनी है, जबकि उस थैले में कुल 1,12,500 रुपए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1000 रुपए। चलिए नेक्स्ट 28, 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उसकी मात्रा का अनुपात 7:2 है, यदि 9 लीटर मिश्रण को निकालकर उसमें 9 लीटर पानी डाल दिया जाए, तो अप्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, 28:17, है ना। और ये दोस्तों ये सारे जो आंसर्स हैं मैं कोई मन से नहीं बता रही हूँ, कलाम की ऑफिशियल जो आंसर की आती है वही है ये, तो आप लोग आराम से इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। और देखो कोई एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो भी जाता है तो उसमें इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना, उसको मैं आगे करेक्ट करवा दूंगी, वैसे गलत होने की कोई चांस नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से बस मन लगाकर देखिए इसको वीडियो को
और अपना जो पहला जो मैंने डाला था सब इंस्पेक्टर का, है ना, माइनर टेस्ट 1, उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला सभी लोगों का, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि हाँ यार, लोग मतलब इतना पढ़ रहे हैं सच में। तो इसलिए मैं आज ये माइनर टेस्ट 2 लेके आई हूँ। वरना शायद मैं रीट के बाद लेके आती, है ना, रीट का एग्ज़ाम हो जाता, उसके बाद लेके आती, पर मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैं इसीलिए आज लेके आई हूँ। क्योंकि अभी रीट का एग्ज़ाम है और उसके काफ़ी सारे फाइनल टेस्ट बाकी है डालने मुझे, तो अभी मैं उसमें बिज़ी हूँ, पर फिर भी मैंने कहा चलो एक लेके आते हैं पहले, रीट से पहले एक अभी लेके आते हैं, है ना? चलिए, तो थैंक यू इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29, यदि x/y इज इक्वल टू 3/1 है, तब x³ माइनस y³ रेशो x³ प्लस y³ किसके बराबर होगा, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ये अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30, एक कक्षा में 65 छात्र हैं, उनमें 39 रुपए इस प्रकार बांटे गए हैं कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिले और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे। उस कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 39 और 26, है ना? लड़कों को तो कितने 39 और लड़कियों को 26, ये अपने करेक्ट हो जाएगा, है ना? लड़के 39 है और लड़कियां 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है और दूसरी और तीसरी का जो है 3:4 है। उसमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है, तदनुसार उन तीनों संख्याओं का योग है, कितना है? तो ये हमें बताना है योग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है 145 जो है अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 32, ए, बी तथा सी के वेतन 1, 3, 4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5, 10 और 15% की वृद्धि की जाए, तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 21 और 66 और 92, ठीक है, इस अनुपात में होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 33, संख्याओं 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा 3, ठीक है। हिंदी वाले कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो ये इंग्लिश वाला भी साइड में है, तो उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और इसकी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगी, नहीं शायद मैंने डाल दी है, तो आप लोग वहां जाके देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला, यह नदी सरस्वती तथा साबरमती की संयुक्त धारा है। दूसरा, इस नदी की पश्चिमी सीमा काला भूरा डूंगर है। तीसरा, यह नदी राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र का 10.4% अंश रखती है। चौथा, यह नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इसमें अपने को सही कूट बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। केवल ए व सी जो है ना, ए और सी जो है ये सत्य है, बी और जो डी है वो क्या है, असत्य है। तो जो असत्य है उसको देख लेते हैं अपन। ये नदी की जो पूर्वी सीमा है ना उसको काला भूरा डोंगर बोलते हैं, क्या है, पश्चिमी नहीं, पूर्वी जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं, काला भूरा डोंगर बोलते हैं। और ये खंबात की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती है, ये अपना जल जो है वो कच्छ की खाड़ी में गिराती है, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि ये अपने कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से होता है, तो अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। और इसके बाद इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 350 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और बालोतरा तक जो है इसका जो पानी है वो मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। और बाड़मेर का जो रंगाई छपाई उद्योग के कारण इस नदी का जो जल है वो प्रदूषित हो गया है। जोधपुर में इस नदी पर जो है जसवंत सागर यानी कि पिछाग बांध बना हुआ है। चलिए, और जो है अपना बता ही दिया मैंने, ये वाला जो करेक्ट नहीं है, ठीक है, खंबात की खाड़ी की जगह आएगा कच्छ की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस नदी की एक शाखा को रोककर सिलीसेट झील का निर्माण करवाया गया है।
दूसरा, इस नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। तीसरा, इस नदी को लसावरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त विशेषताएं कौन सी नदी को वर्णित है? ठीक है, किसकी विशेषताएं हैं ये सारी? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, रूपारेल नदी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36, निम्नलिखित में से अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदियों के व्यवस्थित आरोही क्रम की पहचान कीजिए, है ना। आरोही क्रम यानी कि घटते से बढ़ता क्रम जो है हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन जो है बाणगंगा, माही, लूनी और बनास जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सोम, सीपू, सकुली ये जो है गलत है। ठीक है, सीपू सकुली किसकी है? ये पश्चिमी बनास की सहायक नदियां किसकी है? पश्चिमी बनास की, है ना, उसकी सहायक नदियां हैं। और कमेंट करके मुझे बताना कि पश्चिमी बनास जो है कहाँ से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके। बाकी सारे जो है सही है, मेज, घोड़ा पछाड़, बेड़च, औराई, माही, हरण, है ना। और सोम की कौन सी है? सोम की सहायक नदी कौन सी है? तो जाखम, गोमती और सारनी हो जाएगी। ठीक है, जाखम, गोमती और सारनी। सीपू और सकुली मैंने बताई दी पश्चिमी बनास की है। आपको इसका जो उद्गम स्थल है वो मुझे बताना है कमेंट करके, पश्चिमी बनास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। पहली नदी दे रखी है और उद्गम स्थल दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए मिलान कर लेते हैं हम फटाफट। बाणगंगा, बाणगंगा का उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है जयपुर में। कोठारी जो है इसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियां। फिर है माही, तो माही का उद्गम होता है मेहत झील, अमरेरू पहाड़ी, एमपी से इसका उद्गम होता है। काली सिंध जो है बागली गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 39, राजमहल टोक के निकट त्रिवेणी संगम निर्मित करने वाली नदियों के उपयुक्त समुच्चय की पहचान करें। ठीक है, राजमहल टोक के वहां जो त्रिवेणी संगम बनता है तो कौन कौन सी नदियां बनाती है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बनास, डाई और खारी नदियां जो है बनाती है। ठीक है, तो ये अपने करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है बनास, बेड़च और मेनाल। ठीक है, बाकी सारे भी देख लेते हैं अपन साथ के साथ, है ना। बनास, बेड़च और मेनाल ये अपना कहाँ पे बनाती है त्रिवेणी संगम? तो बिगोद जो कि भीलवाड़ा में। ठीक है, बिगोद भीलवाड़ा में ये अपना बनाती है। फिर आता है चंबल, बनास और सीप, ये कहाँ बनाती है? रामेश्वर घाट, है ना। चंबल, बनास, सीप ये अपने रामेश्वर घाट जो है सवाई माधोपुर में वहां बनाती है ये। ठीक है, सवाई माधोपुर। इसके बाद आता है बेड़च, गंभीरी और कोठारी। और एक आ जाता है अपने माही, सोम और जाखम, है ना। माही, सोम, जाखम लिखा हुआ नहीं है, माही, सोम और जाखम ये कहाँ पे बनाती है? तो ये अपने बेणेश्वर डूंगरपुर में बनाती है। ठीक है, तो ये सारे मैंने बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40, निम्नलिखित में से सांबर झील में गिरने वाली प्रमुख जलधाराएं हैं। पहला रूपनगढ़, दूसरा मेघना, तीसरा सोता और चौथा खांडेल। तो इसमें करेक्ट बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए, बी और डी जो है वो अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मेघना बोल दो या मेंढा भी बोल सकते हो। ठीक है, मेंढा, ये मेंढा लिखा हुआ नहीं है, मेंढा भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों नदियां जो है, जैसे सांबर झील है, ठीक है, सांबर झील में यहाँ से तो आती है खंडेल, कौन सी आती है? खंडेल नदी। इधर से आती है ये मेंढा या मेघना, यहाँ से आती है ये रूपनगढ़, और इस साइड से आती है ये खारी नदी जो इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखी है। ठीक है, और भी एक नदी है समूड, समूड नदी जो है वो भी गिरती है। तो ये मुख्यतः ये चार नदियां जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसके बाद कुछ बरसाती नाले भी गिरते हैं, जैसे नलियासर हो गया, बांडी नाला हो गया, ये सारे जो है गिरते हैं। और सर्वाधिक नमक, एक जो ये फैक्ट है कि सर्वाधिक नमक कौन सी नदी लाती है, तो ये मेंढा नदी जो है सर्वाधिक नमक गिराती है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41, निम्नलिखित झील अवस्थिति में से सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट है ना। सही बताना था हमें।
तो गैप सागर डूंगरपुर ये सही है अपने। बाकी जो देखो ये सारे जो है असुमेलित हैं, तो अपन देख लेते हैं। अनूप सागर जो है ये कहाँ है अपने, बीकानेर में। कहाँ पे है ये अनूप सागर, बीकानेर में है। फिर आता है मांडल ताल, तो ये अपने कहाँ पे है मांडल ताल, ये भीलवाड़ा में ना। मांडलगढ़ से याद रख सकते हो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में तो है, तो ये भी मांडल ताल भी क्या है भीलवाड़ा में। फिर आता है सरदार समंद, तो ये कहाँ है अपने सरदार समंद, ये अपने हो जाएगा पाली में। ठीक है, तो ये करेक्ट बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 42। निम्नलिखित में से कौन सा झील समुच्चय खारे पानी की झीलों से संबंधित नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कायलाना और बालसमंद ये दोनों जो है जोधपुर में है और मीठे पानी की झील है ना, ये मीठे पानी की झील है और कहाँ पे है, जोधपुर में है। ठीक है, बाकी सारे तो सही है ही। ठीक है, ये जखराद नावा है ना, और रेवासा थोब कावोद फलौदी ये सारे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43। निम्न में से पिछोला झील के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें, तो इसमें से असत्य कथन जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस झील को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग लिया गया, ये अपने क्या है गलत है। ये जो इंपीरियल एयरवेज द्वारा जो है समुद्री विमान आधार के रूप में जिस झील का प्रयोग लिया गया था, वो झील अपने कौन सी थी, राजसमंद झील थी। ठीक है, कौन सी झील थी, राजसमंद झील थी वो, है ना, राजसमंद झील थी। बाकी सारे जो है करेक्ट है, तो देख लेना आप लोग आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 44। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में असत्य कथनों की पहचान कीजिए। असत्य कथन बताना है इसमें, एक ही है ना, हाँ एक ही है। ठीक है, ओके, तो असत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। दक्षिण भाग में फॉस्फेटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये अपने क्या है करेक्ट, सॉरी करेक्ट हो जाएगा, है ना। बाकी सारे जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग आराम से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 45। थोड़ा जूम कर लेती हूँ। सिरोही, सलूम्बर, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों के अधिकांशतः निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। सिरोही, सलूम्बर, भीलवाड़ा और उदयपुर, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इंसेप्टी सॉल जो है वहां पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 46। निम्नलिखित में से कौन सा जिला समुच्चय में नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा का विस्तार क्षेत्र नहीं है ना, नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा उसका विस्तार क्षेत्र नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन जो है जैसलमेर बीकानेर, ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसलमेर बीकानेर में तो कैल्सी ब्राउन मृदा मिलती है। कौन सी मिलती है, कैल्सी, कैल्सी ब्राउन मृदा मिलती है। नॉन कैल्सी ब्राउन तो नहीं मिलती है, वो कहाँ मिलती है, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, नागौर, अजमेर की तरफ नॉन कैल्सी ब्राउन मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 47। निम्नलिखित में से वर्टिसोल मृदा से संबंधित उपसमूह है ना, वर्टिसोल मृदा। ये पहले ना किसी एग्जाम में उपसमूह पूछते नहीं थे, शायद आर एस प्री में, हाँ पिछले वाले आर एस प्री में ये क्वेश्चन आया था, उपसमूह से किसी का उपसमूह पूछा था। उसके बाद तब सिर्फ हरिमोहन सक्सेना वाली बुक में ही था ये उपसमूह वाला, है ना फैक्ट। फिर सब लोगों ने अपने नोट्स में डाल दिया, तो ये आप देखना एक बार अभी आरपीएससी ने पूछ लिया है तो बार बार भी पूछ सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उस्टर्टस जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे कि इसको याद करने का ऐसा है कि देखो बहुत सारे उपसमूह है तो याद तो नहीं रख सकते, लेकिन जैसे एरिडी सोल है ना, एरिडी सोल जो है मृदा जो है उसका कौन सा है उपसमूह, ऑर्थिड्स, जिसके पीछे ऑर्थिड्स आएगा वो अपने एरिडी सोल में आएगा। जैसे कैम्बो ऑर्थिड्स हो गया, कैल्सी ऑर्थिड्स, सेलो ऑर्थिड्स, है ना, पेली ऑर्थिड्स, तो पीछे ऑर्थिड्स आ रहा है ना, एरिडी सोल में कौन सा आ रहा है, ऑर्थिड्स, तो वो इसके उपसमूह हो जाएंगे। फिर एंटीसोल जो है ना, उसमें फ्लूवेंट्स फ्लूवेंट्स आएंगे तो वो उसके उपसमूह हो जाएंगे। एल्फिसोल का एक ही है ना, एल्फिसोल का कौन सा है ये हेप्टुस पाल्पस जो है ना, वो हो जाएगा। फिर आता है इंसेप्टिसोल, तो उसका अपन ने देख ही लिए, ये उस्टोक्रेप्टस जो है वो हो जाएगा, और वर्टिसोल का हो जाएगा ये सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 48। निम्नलिखित में से भूरी रेतीली
कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इस मिट्टी में चावल व मक्का की खेती की जाती है। ये अपने क्या है, असत्य हो जाएगा। ये जो है मिट्टी, यहाँ पर जो है बाजरा, ज्वार, तिल, इसबगोल, गेहूं, सरसों, जौ आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 काली मृदा है। पहला चीका प्रधान दोमट मृदा, दूसरा स्वतः जुताई वाली मृदा, तीसरा रेगुर मृदा, चौथा जैविक पदार्थ व नाइट्रोजन की मात्रा में कमी वाली मृदा। उपयुक्त में से सत्य कथन को बताना है कि काली मृदा कैसी है, कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी ये सभी काली मृदा की विशेषताएं हो गई। ठीक है, और काली मृदा में जो कौन सी फसलें ज्यादातर होती है, तो गन्ना हो गया, है ना, मसाले जो हो गए, धनिया, चावल हो गए, दाल जो भी हो गई, सोयाबीन जो है, इनके लिए ये मृदा उपयुक्त है। और इसका विस्तार क्षेत्र कौन सा है, अपने राजस्थान का दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है ना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला, हाड़ौती का पठार, वो इसका क्या है, विस्तार क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 50 निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन NH3 जो है ये अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा। NH3 जो है ये प्राथमिक प्रदूषक है। ठीक है, ये क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है, बाकी ये सारे जो है ये द्वितीयक प्रदूषण है। ठीक है, O3 यानी कि ओजोन हो गया, फिर SO3 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, HNO3 यानी कि ये अपने क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। तो ये सारे द्वितीयक प्रदूषक है और ये जो है ये प्राथमिक प्रदूषक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी प्रमुख गैसों का समूह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन SO2 और NO2 जो है ये अपने क्या है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कन्वेंशन यानी कि समझौता दे रखा है और इधर उसका विषय दे रखा है कि भाई किससे संबंधित ये समझौता हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है ये अपने करेक्ट है। ठीक है, सेंदई समझौता, ये कीटनाशक और रोग, ये अपने क्या है जो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंदई समझौता जो है ये प्राकृतिक आपदा से संबंधित समझौता था। ठीक है, क्या है ये, अपने प्राकृतिक आपदा जो है ना उससे संबंधित समझौता था ये। बाकी सारे जो है ये सही है। ठीक है, किगाली समझौता, ओजोन संरक्षण, बेसल संधि, ठोस अपशिष्ट निपटान और कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये अपने जैव सुरक्षा से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य बताना है अपने को इसमें। असत्य कथन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 54 विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराइए, है ना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है ये इसकी थीम थी। और इसका जो मेजबान देश था वो कौन था इस बार, दक्षिण कोरिया था। कौन सा था, दक्षिण कोरिया। ये दक्षिण कोरिया जो है इसका जो है मेजबान देश था और ये इसकी थीम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित महान झील जलमार्ग में सुपीरियर झील व यूरन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर का निर्माण किया गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, सू नहर जो है इन दोनों को जोड़ती है और ये कृत्रिम रूप से इसका निर्माण किया गया है सू नहर का, है ना। जो अपना जो उत्तरी अमेरिका जो है ना महाद्वीप, उसमें कनाडा और ये ऊपर तो है ये कनाडा है ना, और नीचे जो है ये अमेरिका जो है ना USA, उसके बीच जो है 5 महान झीलें है ना, ये सुपीरियर हो गया, फिर ये मिशिगन, फिर यूरन, फिर ईरी और ओंटेरियो, है ना, ये 5 महान झीलें हैं। तो ये जो है जलमार्ग है इनका पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। तो इसका करेक्ट है सेकंड ऑप्शन, राइन नदी जलमार्ग जो है ये सबसे
व्यस्तम है जो दक्षिण जर्मनी में बेसेल नगर को उत्तरी सागर के किनारे पर स्थित रॉटरडम बंदरगाह से जोड़ता है ना। जर्मनी में एक है बेसल, है ना, कौन सा है, बेसल नगर है, ठीक है, बेसल एक सिटी है, उसको जो है, ठीक है, तो ये बेसल नगर जो है इसको जो है किससे जोड़ते हैं, रॉटरडम बंदरगाह जो है उससे जोड़ते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57, केप ऑफ गुड होप मार्ग जो है अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है, तो इसका करेक्ट है थर्ड ऑप्शन, हिंद महासागर जो है इसको जोड़ता है। और वर्तमान में जो है सुएज नहर के बनने से इस मार्ग का क्या है, महत्व कम हो गया है ना। अभी सुएज मार्ग आ गई है तो सब लोग ऐसे शॉर्टकट जाते हैं, जैसे ये अफ्रीका हो गया, ठीक है, तो पहले ऐसे सब घूम के जाते थे, अभी यहाँ सुएज मार्ग यहाँ पे है तो सब यहाँ शॉर्टकट से ही चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित 5R थ्योरी में R का अर्थ निम्न में से कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, पुनः जांच, यानी कि ये इसको थोड़ा, एक मिनट, अब दिखेगा, री एग्जामाइन जो है ये अपने इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अपशिष्ट जो प्रबंधन है उससे संबंधित जो 5R थ्योरी है उसमें कौन कौन से R है, सबसे पहला तो आता है, ठीक है, रिफ्यूज, ठीक है, ये रिफ्यूज हो गया, है ना, लिख देती हूँ मैं, एक मिनट, रिफ्यूज हिंदी में याद करोगे तो थोड़ी मुश्किल होगी, इंग्लिश में याद करना इसको, रिफ्यूज। फिर आता है रिड्यूस, रिड्यूस यानी कि न्यूनीकरण। फिर आता है रीयूज, रीयूज यानी कि पुनः उसका उपयोग करना, है ना। फिर आता है रीपर्पज, क्या आता है, रीपर्पज, रीपर्पज। और एक आता है रिसाइकल यानी कि पुनर्चक्रण, ठीक है, ये जगह नहीं बच रही, रिसाइकल यानी कि पुनर्चक्रण। तो ये पांचों आर हो गए, ठीक है। सबसे पहले आता है रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल और रीपर्पज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक जलमार्ग वृहद ट्रंक मार्ग के नाम से जाना जाता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग है इसको वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, निम्न में से कौन सी झील स्वेज नहर मार्ग के मध्य स्थित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा, मलावी जो है ये अपने करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 61, साइट्स समझौते पर भारत जो है कब सदस्य बना, ठीक है, तो भारत इसका सदस्य कब बना, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, ठीक है, 1976 में जो है भारत जो है इसका सदस्य बना, ठीक है, और वर्तमान में इसके 184 जो है देश जो है इसके सदस्य हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ये साइट समझौता, ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, है ना, क्या है हिंदी में, संकटग्रस्त जो वनस्पति और जो वन्य जीव हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समझौता, ठीक है, जो संकटग्रस्त जो भी वन्य जीव और वनस्पति जो है उनके संबंधित जो है ये उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है उस पर जो है ये समझौता है। और कब हुआ ये, तो 1973 में हुआ, ये कब हुआ, 1973 में ये समझौता हुआ। और भारत जो है इसका 1976 में इसका सदस्य बना। वर्तमान में इसके जो है 184 सदस्य देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62, निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है, राष्ट्रीय पार्क और संबंधित देश दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क जो है ये ऑस्ट्रेलिया, ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा। ये कहाँ है अपने, ग्रैंड कैनियन ऑस्ट्रेलिया पार्क, ये जो पार्क है ये अपने यूएसए में है, ठीक है, नेशनल पार्क कहाँ पे है, यूएसए में है। बाकी सारे अपने सही हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए, मनु नेशनल पार्क पेरू, क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ये सारे अपने क्या है, सही हो जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दे रखा है बता देती हूँ, यहाँ पे आता है अपने ग्रेट बैरियर रीफ नेशनल पार्क, कौन सा है, ग्रेट बैरियर रीफ नेशनल पार्क, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है ना ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया इसके जो उत्तर पूर्वी ये जो पूरा भाग है यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63,
निम्नलिखित में से जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, वॉल्टर जी रोजेन जो है उन्होंने इसका प्रयोग किया सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य बताना है इसमें, है ना, ये एक ही होगा आई थिंक। ठीक है, असत्य कथन अपने को बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। माउंटेन गोरिल्ला को संरक्षित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका देश में विरुंगा नेशनल पार्क स्थापित किया गया, ये अपने क्या है गलत है। ठीक है, ये माउंटेन गोरिल्ला जो है इनको संरक्षित करने के लिए कांगो में जो है, कहाँ पे, कांगो में, कांगो जो है ये भी अपने कहा है अफ्रीका में ही है ना, तो कांगो में जो है ये विरुंगा नेशनल पार्क बनाया गया, ना कि दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, बाकी सारे तो है ये सही है ही। ठीक है, कुल जो है 36 हॉटस्पॉट है विश्व में, जिसमें 4 हॉटस्पॉट जो है ये भारत में है ना। कौन कौन से हैं कि एक तो पूर्वी हिमालय आ जाएगा, पश्चिमी घाट आ जाएगा, है ना, और इंडो बर्मा वाला आ जाएगा, सुंडालैंड आ जाएगा, है ना। ठीक है, और कौन सा है, विश्व में 17 जो है महाविविधता केंद्र जो है वो है, ठीक है, जिसमें भारत में भी शामिल है। फिर आता है 2025 की जैव विविधता दिवस की थीम जो है वो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास थी, तो ये सारे अपने करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 65। IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक में लाल पांडा कौन सी श्रेणी के अंतर्गत शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, संकटग्रस्त जातियां जो है वो करेक्ट है, लाल पांडा संकटग्रस्त जातियों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। 22 से 23 सितंबर को ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। UTISE प्लस 2024-25 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कीजिए। पहला, यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई। दूसरा, इस रिपोर्ट के अनुसार देश की 64.7% स्कूलें कंप्यूटर युक्त हैं। तीसरा, इस रिपोर्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में स्कूली शिक्षा विद्यार्थियों में 54.2% बालिकाएं थीं। तो उपयुक्त में से अपने को सही कथन बताना है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपने क्या है करेक्ट है, ए और बी करेक्ट है, सी वाला जो है अपने क्या है गलत हो जाएगा। यह जो रिपोर्ट है ये अपने शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गई और इसमें जो है देश की 64.7% जो स्कूल है वो कंप्यूटर युक्त है, और इसके अनुसार ये जो है ये अपने क्या है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बालिकाएं जो है वो क्या है इतनी नहीं है, कितनी है 48.3% जो है बालिकाएं हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 68। चार सितंबर को जारी NIRF रैंकिंग 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। श्रेणी और शीर्ष स्थान प्राप्त विश्वविद्यालय दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, फार्मेसी, ये एम्स नई दिल्ली, ये क्या है अपने गलत है। फार्मेसी में जो शीर्ष जो स्थान प्राप्त विश्वविद्यालय वो कौन सा है, जामिया जो विश्वविद्यालय है नई दिल्ली, उसको जो है शीर्ष स्थान मिला है, बाकी सारे जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 69। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, यह इस सूचकांक का 18वां संस्करण था। तीसरा, इस सूचकांक में भारत 38.2 अंकों के स्कोर के साथ 28वें स्थान पर रहा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ए और बी जो है ये अपने सत्य है, सी वाला क्या है अपने गलत हो जाएगा, है ना। तो ये जो ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है, ठीक है, ये कौन वीपो द्वारा जारी, वीपो इसको जारी करता है। ये सूचकांक का 18वां संस्करण था और भारत जो है इसमें कौन से नंबर पे है, तो 38
2 अंकों के साथ जो भारत जो है वो 38वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 38वें पे है, ना कि 28वें पे, ठीक है। तो ये एक करेक्शन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 27 सितंबर को बिहार के किन 2 स्थलों को अंतरराष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जो है इसको जो है करेक्ट हो जाएगा। ये उदयपुर झील जो है ये अपने राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये बिहार की एक झील है, ठीक है। तो ये अपने बिहार के 2 स्थलों को जो है रामसर साइट मिल गई और इसके साथ ही जो है बिहार में कुल 5 रामसर साइट हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तो और भी रामसर साइट बन गई अपने राजस्थान में भी, है ना। चलिए 71 हाल ही में चुने गए भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। दूसरा, उपराष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। तीसरा, ये वर्ष 2016 में कोच्चि स्थित कायर बोर्ड के अध्यक्ष रहे। इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ए, बी और सी, है ना। ए, बी और सी जो है ये तीनों ही कथन क्या है अपने सही हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 72 23 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनके अंतर्गत फीचर फिल्म श्रेणी के विजेताओं को सही सुमेलित कीजिए, है ना। तो पुरस्कार और विजेता दे रखे हैं तो अपने को सही सुमेलित करना है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए मिलान कर लेते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म तो कौन सी है ये? 12th फेल सबने देखी होगी और नहीं भी देखी है तो इसको जरूर देखना आप, है ना। बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी, है ना। फिर है ये अपने एजीवीसी जो है में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो ये अपने कौन सी हो जाएगी? हनुमान जो है वो अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी जो है वो कौन सी है? तो ये अपने हो जाएगी द केरल स्टोरी, ठीक है, ये अपने करेक्ट है। फिर आया है सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, तो ये कौन सी अपने नाल 2, ठीक है। तो ये अपने मैंने इसमें से 12th फेल देखी है, बहुत अच्छी है और केरला स्टोरी भी अच्छी है, तो ये भी आप जरूर देखना जिसको टाइम मिले, जब मिले एग्जाम के बाद या कभी भी, पर देखना जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 73 9 सितंबर को आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार तथा आर्द्रभूमि शहर मान्यता समारोह के अंतर्गत देश के किन 2 शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिली? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, उदयपुर और इंदौर। इसमें अपना उदयपुर जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखना है। उदयपुर और इंदौर जो है इनको वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 एशिया कप 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी मेजबानी बांग्लादेश द्वारा की गई। दूसरा, इसका खिताब भारत ने जीता। तीसरा, ये इस प्रतियोगिता का 10वां संस्करण था, है ना। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। ए और सी जो है ये अपने क्या है सही नहीं है, ए और सी। चलिए हम देख लेते हैं जो गलत है। इसका खिताब जो है भारत ने जीता, ये तो सबको पता है। इसका मेजबान देश है ना, मेजबान देश कौन था? बांग्लादेश नहीं था, कौन था अपने? पाकिस्तान था, ठीक है, पाकिस्तान था। फिर आता है ये इस प्रतियोगिता कौन सा संस्करण था? तो ये 17वां संस्करण था। कौन सा था? 17वां, ठीक है, 17। एक मिनट, हाँ ये अपना इसका 17वां संस्करण था। बाकी सारे देख ही लिए। विजेता जो है भारत रहा था और इसके कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव थे। उप विजेता जो है वो पाकिस्तान रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 24 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित यूएस ओपन में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन, आर्याना सबलेंका जो है इन्होंने इसका पुरस्कार जीता।
टेनिस जो है उसमें पूरे साल में जो है वो 4 है ना होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक होता है यूएस ओपन होता है, एक विंबलडन होता है, एक फ्रेंच ओपन होता है। तो इसमें से जो यूएस ओपन हुआ था, है ना? तो उसमें जो महिला और पुरुष अपन दोनों ही देख लेते हैं। महिला में जो है बता दिया मैंने आरियाना सबलेंका, और पुरुष में कौन है? कार्लोस अल्कारेज। कौन? कार्लोस अल्कारेज, जो कि कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, ये जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 76। 12 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना के नवीनतम नौसैनिक बेस डैश को गुरुग्राम में कमीशन किया गया। तो इसका करेक्ट है सेकंड ऑप्शन आईएनएस अरावली, जो है ये अपनी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है कि थोड़ा हार्ड लग रहा है, ठीक है। आपको ये हो सकता है कि कलाम जो है पेपर हार्ड बना रहा हो, लग सकता है आपको। लेकिन देखो आरपीएससी जो जैसा पेपर बना रही है उस हिसाब से आपको बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा। और अभी भी काफी समय बचा है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च पूरा बचा है, 3 महीने आपके पास पूरे हैं। अच्छे से कीजिए, है ना? कुछ भी चीज छोड़िए मत, क्योंकि मतलब अभी ये है कि जो 40% ला रहा है वो सिलेक्शन ले जा रहा है। तो आपको ये बस कि हाँ, चाहे कितना भी पेपर टफ आ जाए भाई, मुझे 40% से तो ऊपर लाना ही लाना है ना। जीके वाले की बात कर रही हूँ, बाकी हिंदी में तो हिंदी तो आप लोगों की बहुत अच्छी हो ही गई होगी। और मैं हिंदी के भी पेपर्स लेके आऊंगी, ठीक है। जो माइनर टेस्ट जो भी हुए हैं कलाम के, वो लेके आऊंगी मैं, है ना। चलिए तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। 77। पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस टाइनी ढिल्लन, जो है वो इनके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। 1 से 14 सितंबर तक मेघालय में मैत्री युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत और थाईलैंड के बीच में जो है ये आयोजित हुआ मैत्री। कहाँ पे हुआ ये? तो अपने मेघालय में हुआ। मेघालय में मैत्री हुआ किसके बीच में? भारत और थाईलैंड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन भैंसाला, धार, एमपी में जो है इसका उद्घाटन किया। 17 सितंबर 2025 को मोदी जी का बर्थडे आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80। समुद्र प्रदक्षिणा तीनों सेनाओं का पहला जो है महिला जल यात्रा नौकायन अभियान है, इस अभियान का नेतृत्व किया गया। तो इसका नेतृत्व, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन अनुजा वड्रूकर द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया। समुद्र प्रशिक्षणा जो है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आरपीएससी की बात हो रही है ये। पहला, आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राज्य प्रमुख द्वारा आरपीएससी सेवा की शर्तें नियम 1951 और राजस्थान लोक सेवा कार्यों की सीमा नियम 1951 पारित किए गए। दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस सी त्रिपाठी नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई। तो इसमें से हमें करेक्ट बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। केवल जो है पहला वाला जो है वो सही है, दूसरा वाला कथन क्या है अपने क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है, जो ये अपने एस सी त्रिपाठी जो है ये जो है हमारे पहले अध्यक्ष बने थे, और इनकी नियुक्ति जो है वो कब की गई थी? 1950 में की गई थी, ना कि 1952 में। ठीक है, और ये अपने संघ लोक सेवा जो है उसके पूर्व सदस्य रहे थे। ठीक है, तो 1950 में इनकी नियुक्ति की आरपीएससी के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन एल एल जोशी, जो है इसके पहले कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे। और कब से कब तक है ये? तो 1958 से 60 तक जो है इसके इनका जो है अपना कार्यकाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 83। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अनुच्छेद 317 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है।
ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद जो 317 जो है उसके अनुसार क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के अध्यक्ष और जो उसके सदस्य हैं उनको केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कौन हटाता है, राष्ट्रपति, सॉरी, ठीक है, राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति जो है हटा सकता है, और किसके आधार पर, केवल कदाचार के आधार पर, ठीक है। चलिए बाकी सारे जो है सही है, तो आप लोग आराम से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। दूसरा, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 सितंबर 1949 को हुई। तीसरा, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। तो इसमें सही उत्तर बताना है अपने को, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी जो है तीनों ही क्या अपने सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 85, राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम एवं प्रक्रिया का सत्यापन अधिनियम 1976 को राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 4 फरवरी 1976 को जो है इसकी जो है सहमति प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से पूर्व संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। दूसरा, राज्य विधानसभा विधि द्वारा उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार या अपवर्जन कर सकती है। तो इसमें से अपने को आंसर बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथन 2 अपना असत्य है, पहला वाला कथन क्या है, सही है ना। तो ये राज्य विधानसभा नहीं आएगा, ठीक है। पहला वाला तो क्या है, सही हो गया कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम से पूर्व जो है संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, है ना। लेकिन ये जो दूसरा वाला क्या है अपने गलत है, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, संसद, ठीक है। संसद विधि द्वारा जो है उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार या अपवर्जन कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 87, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ पुनः कब स्थापित की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, 31 जनवरी 1977 को इसकी पुनः पीठ जो है स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए, सही कथन बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, एस के गर्ग राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश रहे जिन्होंने पद त्याग किया। तो ये अपने क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे अपने क्या है, असत्य है, तो बाकी सारे भी देख लेते हैं, ठीक है। राजस्थान में जो है 36 जो है वो जजशिप है, ठीक है, 36 जजशिप है, जिसमें से 19 जो है 19 आएगा जोधपुर पीठ के, और 17 जो आएगा वो जयपुर पीठ के अधीन है, ठीक है। पहला वाला मैंने बता दिया, ठीक है, जोधपुर पीठ के अंदर 19 और 17 जो आएगा जयपुर पीठ के अंदर। दूसरा जो है अपना न्यायमूर्ति कांता भटनागर राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रही, ये अपने क्या है, गलत है, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है, कांता भटनागर जो है ये पहली महिला न्यायाधीश थी, सिर्फ न्यायाधीश, ठीक है, पहली महिला न्यायाधीश थी। फिर आता है राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो पहले कौन थे अपने, के वर्मा थे। कौन थे पहले, के वर्मा, यानी कमलकांत वर्मा जो है वो हमारे पहले जो है मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान के। जबकि कैलाश नाथ वांचू जो है ये सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। कैलाश वांचू जो है ये सर्वाधिक समय तक रहे थे, ठीक है। के वर्मा पहले थे। तो ये सारा जो है मैं आपको बता चुकी, आराम से इसको देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 89, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 215 जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 90,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 218 में निम्न में से किन अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 निम्न में से राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों के सदस्य रहे। ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी सदस्य रहे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया और टीकाराम पालीवाल जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, है ना, पद पर बने रहते हैं। दूसरा, राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला क्या है अपने गलत होगा, है ना। पहला वाला तो अपने क्या है सही है, दूसरा क्यों गलत क्यों है? क्योंकि राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बिना नहीं, मुख्यमंत्री सहित आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? मुख्यमंत्री सहित जो है कुल जो मंत्रियों की संख्या जो है वो कितने विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है मुख्यमंत्री सहित आएगा, है ना, कितना 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हीरालाल देवपुरा जो है वो करेक्ट है। और हीरालाल देवपुरा के बारे में क्या फैक्ट है कि ये न्यूनतम कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने, है ना, सिर्फ 16 दिन के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे। ये अपने कुंभलगढ़ विधानसभा जो है वहां से विधायक रहे थे। कहाँ से? कुंभलगढ़ विधानसभा से। और ये राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। ये दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, अपना राजस्थान का जो दूसरा वित्त आयोग था ना उसके ये अध्यक्ष भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 94 निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मुख्यमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में अन्य मंत्रियों में से किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, ये अपने क्या है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता से निर्हरित कर दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद से भी निर्हत माना जाएगा। अनुच्छेद बताना है इसमें हमको, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, देखो इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, ये तो खाली अब अपने को याद ही होना चाहिए, तो रटा हुआ होना चाहिए अपने को, तो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन रहे हैं जो सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान जयपुर के आजीवन अध्यक्ष रहे? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन शिवचरण माथुर जो है वो अपने करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शिवचरण माथुर के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। ये राजस्थान के 2 बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की इन्होंने। असम के ये राज्यपाल भी रहे हैं, 10वीं और 3री लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं ये। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग जो है राजस्थान वाला जो है ना उसके जो है ये अध्यक्ष रहे थे। और डी विधायक जो राजा मान सिंह जो है उनकी पुलिस गोलीबारी में मृत्यु के बाद जो है इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और ये जो है सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान जयपुर जो है इसके आजीवन जो है ये अध्यक्ष रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 97 किन 2 क्षेत्रों के विलय के साथ ही राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आबू रोड देलवाड़ा और अजमेर जो है वो अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा, है ना। 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान में आबू देलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा और मंदसौर एमपी का सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय कर राजस्थान का एकीकरण जो है वो पूरा किया गया। और झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र जो था उसको मध्य प्रदेश को दिया गया। कौन कौन से? आबूरू देलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा जो है इसका तो है राजस्थान में विलय किया गया। और एमपी का जो सुनेल टप्पा क्षेत्र है उसको राजस्थान में मिलाया गया।
और अपने झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 98। संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता थे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जो है इसके उद्घाटनकर्ता थे। और इसका उद्घाटन कब हुआ संयुक्त राजस्थान का? तो ये 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 1948 को जो है इसका उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 99। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया जो है वो अपने क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 और ये आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। रियासत काल में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंजना देवी चौधरी जो है वो करेक्ट है। तो ये दोस्तों आज का अपना माइनर टेस्ट 2 जो है, ठीक है, एसआई का, ये अपन ने पूरा देख लिया। आराम से इसको देखो आप वीडियो को, ठीक है। कुछ चीज में डाउट है, ठीक है, तो वो आप कमेंट करके बता देना मुझे। और वीडियो कैसा लगा, मैं कैसा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये भी मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं मेरे लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू आए हो तो। और पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे और भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है डालती रहती हूँ, तो आपके काम की चीज़ें हैं वो, तो वहाँ पे जुड़ जाइए आप लोग। और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर करें इसको, है ना, जितना हो सकता है उनकी भी मदद कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर अपन माइनर टेस्ट 3 लेके आती हूँ मैं जल्द ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।